नमस्कार। अपडेट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से आया है, पीएचडी एडमिशन को लेकर है। 21 का ये सेशन है या 22 का सेशन है, आपको आगे स्पष्ट कर दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि लगभग 600 के करीब सीटें इसमें आई हैं। जी हाँ, 600 से ज़्यादा सीटें आई हैं। 227 सीटें हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, और 300 या कहें कि 350 या 350 सीटें हैं जो इलाहाबाद से संबंधित अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या कैंपस हैं, जो कि 8 या 9 हैं, उनके अंतर्गत आई हैं। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये कमेंट करके मुझसे मत पूछिएगा। डिटेल में जानकारी प्रोस्पेक्टर में दी गई है। 150 पेज का प्रोस्पेक्टर है और मैं अच्छे से जानता हूं कि आप इसको 15 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। तो कम से कम 10 मिनट दे दीजिएगा। 150 पेज के प्रोस्पेक्ट, केवल 12 पेज हैं जो काम के हैं आपके, सिर्फ 12 पेज, और 27 बातें हैं जो आपके काम की हैं। और केवल 7 बातों का मैं जिक्र करूंगा इस वीडियो में, उन सभी बच्चों के लिए जो डिफेंस में हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, एज ज़्यादा है, ज़्यादा गैप हो गया है उनका पढ़ाई में, एंट्रेंस का माध्यम, एंट्रेंस का सिलेबस, मेरिट, क्वालिफाई के मार्क्स कितने रहेंगे, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। सीट के विषय में कुछ नहीं बताऊंगा, जो बताना था बता दिया, क्योंकि थोड़े से अजीब प्रावधान है इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के, और प्रवेश से पहले आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पॉइंट नंबर 1, 16 मई 2022 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस की डेट अभी क्लियर नहीं है। एडमिट कार्ड को तो बता दिया गया है 21 मई को आएगा, लेकिन एंट्रेंस की डेट अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगले 1 से 1.5 महीने में क्या हो कोई नहीं जानता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है वेबसाइट पर 25 अप्रैल यानी कि आज से, तो अप्लाई कर दीजिएगा। और 16 मई इसकी लास्ट डेट है। 800 रुपये SC ST PH का है, अदर्स के लिए 1600। पहली बात, जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार का टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, उनको अप्लाई करने के पहले एक NOC बनवाना होगा। NOC आपके डिपार्टमेंट या फैकल्टी से ही बनेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई इसमें आपको अड़चन आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, ऐसे कैंडिडेट जो डिफेंस में हैं, ऐसे कैंडिडेट जो कि डिफेंस में हैं और पिछले 15 सालों से यदि डिफेंस में हैं, तो उन लोगों को किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, और साथ ही साथ में उनको भी एक NOC देना होगा एडमिशन के वक्त में, या हो सकता है अप्लाई करते हुए वक्त में भी। ठीक है। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, JRF क्वालिफाई है, SRF हैं, सेट है, स्लेट है, गैट है, उन सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। किसी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं है किसी भी नेट, सेट, गेट, JRF, SRF, MNF या ICCR फेलोशिप वाले होल्डर को, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। जो बच्चे MPhil कर चुके हैं, MPhil कर रहे हैं, MPhil क्वालिफाई हैं, कोर्स वर्क कर चुके हैं, इंटरव्यू नहीं हुआ है, उन लोगों को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। किसी प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशन उसमें नहीं रखा गया है, लेवल 1 जिसे ग्रेड बोलते हैं। वेटेज की यदि बात करें तो 30% का वेटेज आपके इंटरव्यू को लेकर होगा विथ सिनॉप्सिस, और 70% का वेटेज होगा आपके एंट्रेंस को लेकर। एंट्रेंस के 2 लेवल होंगे, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 100 का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। लेवल 2 आपका 200 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, या कहीं के 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट, मीडियम एंड लार्ज, और ये पेपर रिटर्न होगा आपका। पहला वाला MCQ होगा लेकिन ऑफलाइन होगा, दूसरा वाला रिटर्न होगा, वह भी ऑफलाइन होगा। हिंदी इंग्लिश में की जो लैंग्वेज है वो आपके डिपार्टमेंट से मालूम चल जाएगा, और डिटेल में जानकारी प्रोस्पेक्टर में मिल जाएगी, पेज नंबर 119 से लेकर 127 के बीच में आपको। एक और ज़रूरी बात, इसमें खासकर जो मेरिट का क्राइटेरिया दिया गया पर एक क्लियर कट कर दिया गया है। 135 SC ST PH OBC बच्चों के लिए है, OBC विथ क्रीमी लेयर है, इसमें याद रखिएगा। OBC विथ क्रीमी लेयर को 135 नंबर लाने पड़ेंगे 300 में से, और अदर्स के लिए 150 का है। अगर आपके 134.99 आते हैं तो भी एलिजिबल नहीं है, और यदि आप अदर्स कैटेगरी में हैं 149.99 आते हैं तो भी एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर इसमें दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का परसेंटेज को लेकर बारीकी से समझाया है। यदि आपके 49.99 नंबर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं PhD के लिए। 49.99 है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं PhD के लिए, और यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, PH हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। आपके 50% नंबर होना ज़रूरी है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। एक और बात, जो बच्चे इस कैटेगरी में नहीं आते हैं उनका नंबर और परसेंटेज पूरा 55 इसमें मांगा गया है। अदर से मतलब है EWS, OBC विदाउट नॉन क्रीमी लेयर,
और जनरल कैटेगरी के लिए। इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। कई बच्चों का होता है कि 55.99 है, 55.59 है, तो वो बच्चे अप्लाई मत करिएगा यदि आप अदर्स कैटेगरी में आते हैं। और रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आपके 49.99 नहीं बल्कि 50% फिक्स होने चाहिए। एक और बात, जो बच्चे पीजी कर रहे हैं अभी, या पीजी का 4th सेमेस्टर चल रहा है या लास्ट ईयर चल रहा है, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका किसी सब्जेक्ट में ईयर बैक है या फेल है, यदि आप एडमिशन के वक्त तक कंप्लीट पासिंग रिजल्ट नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कोर्स वर्क के एग्ज़ाम से पहले आपको पीजी कंप्लीट पास होने का सर्टिफिकेट, रिजल्ट या प्रूफ सबमिट करना होगा, नहीं तो आपका पीएचडी में एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा विदाउट किसी इफ़ किंतु बट के। एक और बात, जो बच्चे किसी प्रकार के डिफेंस में हैं या स्पोर्ट्स में हैं, एथलेटिक्स में हैं, उनके पास यदि किसी प्रकार का स्टेट का, जोन का, नेशनल का या इंटरनेशनल का या स्कूल लेवल का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्र है, उसको भी साथ रखेगा। इंटरव्यू के वक्त में एपीए में उसको जोड़ा जाएगा, उसके अलग से नंबर मिलेंगे। इस बात का भी प्रावधान प्रोस्पेक्टर में किया गया है। यूजीसी और सीएसआईआर, ये दो संस्थाओं का नाम आपने सुना होगा, एक साइंस की है और एक आर्ट्स एंड कॉमर्स की है। इन दोनों का जो सिलेबस है पेपर 1 का, खासकर रिसर्च मैथोलॉजी को लेकर जो सिलेबस है उससे संबंधित केवल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रिसर्च मैथोलॉजी का, ठीक है, टोटल। और उसको भी बांट दिया गया है 2 पार्ट्स में, जिसमें 25 सब्जेक्ट स्पेसिफाइड और 25 मैथोलॉजी को। इस मैथोलॉजी में मैथोलॉजी प्लस एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस आईसीटी, ये 5 चीज़ें मेंशन होगी। और हायर एजुकेशन इसमें नहीं होगा, और एनवायरमेंट इसमें नहीं होगा, पॉलिटी इसमें कुछ नहीं होगा। ओनली फॉर रिसर्च एंड एप्टीट्यूड को लेकर 25 सवाल होंगे। नेगेटिव मार्किंग इस वाले पोर्शन में भी नहीं है, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफाई के 25 क्वेश्चन होंगे उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए दोनों ही पेपरों के दोनों ही लेवलों में पास होना ज़रूरी है। इस बात को जहन में बैठा लीजिए, नहीं तो वही होगा जो काशी विद्यापीठ के बच्चों के साथ हुआ, वो आपको भुगतना पड़ेगा। पेपर 1 में बच्चे फेल थे, पेपर 2 में पास थे, इंटरव्यू का लेटर नहीं आया। यही हुआ है बीएचयू के साथ, जो इंटरव्यू आज से स्टार्ट हुए हैं। बच्चे सेकंड पेपर में रिसर्च में फेल हो गए हैं, दूसरे में पास हुए हैं, उनको भी कॉल लेटर नहीं आया। तो दोनों ही पेपर के तीनों लेवल में पास होना आपके लिए मैंडेटरी है, चाहे आप कैटेगरी में हो, विदाउट कैटेगरी में हो। एग्जामिशन केवल और केवल डिफेंस के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, या टीचर्स फैकल्टीज़ के स्टूडेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स उनके बच्चे हैं, उन सभी को एनओसी लगाना मैंडेटरी है। एग्जामिशन किसी को नहीं है, केवल डिफेंस को छोड़कर, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और जो सिलेबस है ना, इसका बहुत शॉर्ट है। पेपर 2 का जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई है, जो रिटर्न में होगा, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर दिया है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको और क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि किताबें बहुत होती है मार्केट में, उस किताब से बेहतरीन क्या है जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं एंट्रेंस को, तो क्या पढ़ना है उसकी एक लिस्ट दी है बाकायदा। लगभग 125 पेज की लिस्ट है पूरी की पूरी। मैंने पहले ही कहा कि 150 पेज के प्रोस्पेक्टर में केवल 12 से 17 पेज हैं जो काम के हैं आपके, और बाकी के पूरे प्रोस्पेक्टर में 80% में केवल सिलेबस दिया है एंट्रेंस का। ध्यान से डिटेल में देख लीजिएगा। 3 विशेष बातें, संस्कृत डिपार्टमेंट, अरबिक डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट। संस्कृत डिपार्टमेंट, अरबिक डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, इन तीनों डिपार्टमेंट का पेपर इसी भाषा में आएगा। हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अरबिक का अरबिक में। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, उनका पेपर इंग्लिश में आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाइलिंगुअल पेपर नहीं आएगा, इस बात को जहन में बैठा लीजिए। और जो पेपर 1 है वो हो सकता है बाइलिंगुअल आ जाए, लेकिन कंफर्म वो भी नहीं है, क्योंकि रिसर्च है। और रिसर्च का मामला, क्योंकि जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हैं, जो बच्चे साउथ के हैं, जो बच्चे आउट ऑफ इंडिया के हैं, उनको हो सकता है भारतीय भाषाओं को समझने में तकलीफ होती हो, उनके लिए ओनली फॉर इंग्लिश का ऑप्शन भी होगा। ये तो वो भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, और रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक जो फैसला लेगा वो समझा जाएगा, वो सभी पर लागू होगा। एनओसी जिसको लगानी है, मैंने 3 बार बताया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक और बात, अप्लाई करते वक्त कैंपस का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा। यदि आपने मान लीजिए कि एसपीएम कैंपस का चयन कर लिया है और आप अप्लाई कर रहे हैं इलाहाबाद कैंपस में भी, यदि दोनों ही कैंपस के इंटरव्यू प्लस काउंसलिंग की डेट क्लैश होती है आपस में, तो किसी एक को आपको ड्रॉप करना होगा।
क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे एक से अधिक फॉर्म भरते हैं कि और अलग अलग डिपार्टमेंट भरते हैं। अगर इंटरव्यू की डेट अगर क्लैश होती है या एंट्रेंस की डेट या आपके काउंसलिंग की डेट, तो ये आपकी जिम्मेदारी है किसको एग्ज़ाम या इंटरव्यू देना है और किसका छोड़ना है। यूनिवर्सिटी का कोई प्रेशर, कोई फाउंडेशन नहीं है। आप 10 फॉर्म भरिए, चाहे 2 फॉर्म भरिए या 1 फॉर्म भरिए, ये आपकी हेडिंग है। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक दिन एक ही समय पर होगा, तो इसी का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा मत भरिए। ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा फॉर्म के लिए समय है ना भरने का। CU सेट के फॉर्म के अंतर्गत तो नहीं है PhD, बहुत सी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आए हुए हैं। 7 का वीडियो बना चुका हूँ। JNU है, जामिया है, अलीगढ़ भी है और हैदराबाद का आ चुका है, चेन्नई का आ चुका है, पौंडीचेरी का आ चुका, त्रिपुरा का आ चुका है। इन सब के फॉर्म आ चुके हैं, यहाँ का भर दीजिएगा। इलाहाबाद में एक बच्चा एक ही फॉर्म भरे, मैंडेट नहीं, लेकिन एंट्रेंस एक ही होगा आपका। तो ये छोटी सी सूचना थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। सीट्स का पूरा चार्ट है, मैंने पेज नंबर 9 से 17 के बीच में है, उसको देख लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। और पुराने क्वेश्चन पेपर्स को लेकर भी सवाल मत करिएगा। पहले बता देता हूँ क्योंकि वेबसाइट पर पुराने पेपर मौजूद नहीं हैं। कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ऑप्शन ग्रुप में मैं आपको बता देता हूँ, एक है प्रतियोगिता और एक है उपकार संस्करण का प्रकाशन है, पब्लिकेशन है। ये दोनों बुकलेट छापते हैं अपने अपने स्तर पे और दोनों ही वाराणसी प्रयास से छपती हैं। इनकी बुकलेट में यदि पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएँ आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ BHU, दोनों की वेबसाइट पर उसके विश्वविद्यालय के पुराने क्वेश्चन पेपर मौजूद हैं। रेट के नाम से होगा और क्रेट के नाम से होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सब्जेक्ट स्पेसिफाई सब्जेक्ट याद रखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है सेकंड लेवल वाला, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि इन तीनों ही यूनिवर्सिटी का सिलेबस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और हैदराबाद और BHU का सिलेबस 90% कॉमन है, तो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। और CSIR UGC नेट का जो सिलेबस है उसको तैयार कर लेंगे तो एंट्रेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में नहीं है। ईयर बैक वाले बच्चे भी भर सकते हैं। एक और बात जो ध्यान से निकल गई, नेट JRF SRF यदि आपका नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो एक धारणा बन जाती है, क्योंकि जो नए नियम आए हैं, ऑर्डिनेंस जो पिछले महीने पास कर दिया है भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, कि विदाउट नेट JRF अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वे ऑर्डिनेंस अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होगा। 2022 का जब फॉर्म आएगा दिसंबर के लास्ट में, नवंबर के लास्ट में, उस पर लागू होगा। इस वाले सत्र पे PhD का नया ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान में डाल लीजिए। क्योंकि वो 22 पे लागू होगा, 21 पे लागू नहीं होगा। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, 21 और 22 के सेशन का आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गजट की कॉपी आपको UGC की वेबसाइट पर, NT की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी और आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है, उसका ध्यान रखिएगा। एक और बात, CU सेट के अंतर्गत PhD के फॉर्म नहीं आए हैं। जो कॉमन सवाल कर रहे हैं कि PhD का फॉर्म नहीं है CU सेट में, इस बार CU सेट में PhD का फॉर्म नहीं है। दिसंबर के सेशन का फॉर्म आएगा, हो सकता है तब CU सेट में PhD को शामिल कर लिया जाए, अभी वर्तमान के दौर में नहीं है। आपने देखा और पसंद किया, सवाल, समस्याएं, जिज्ञासाएं जो हो पूछ लीजिएगा और सरल शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। संस्कृत निष्ठ भाषा बेहद कम मुझे आती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जिस भाषा में करना है कर लीजिए सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डेटा मत पूछिएगा मुझसे बस यूनिवर्सिटी को लेकर, पर्सनल जानकारी, हॉस्टल्स के बारे में, लाइब्रेरीज के बारे में, फैकल्टीज़ के बारे में, डीन्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के अंदर का मामला है। इसकी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या टीचर्स या नॉन टीचिंग ही दे सकते हैं। हम लोग हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बारीकी से नहीं दे सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन्स भी होते हैं, साइबर्स का रीज़न भी होता है। और 3 दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं यूट्यूब्स को लेकर, उसके तहत तो हमारे हाथ बंद गए हैं, हम लोग नई जानकारी नहीं दे सकते हैं। डीपली तौर पर मजबूरी और समस्याएं, ऑर्डिनेंस तीनों बताया आपको। गजट की कॉपी ज़रूर देख लीजिएगा PhD के ऑर्डिनेंस की, प्रोस्पेक्टर को कम से कम 10 मिनट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा 16 मई से पहले। धन्यवाद।